आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रकाशित ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 का विस्तृत विज्ञापन पढ़ने वाले हैं और उसने क्या क्या नोटिस में डाला है, विज्ञापन में डाला है, वो नोटिफिकेशन में देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ली जा रही है और भर्ती का नाम है ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025। दोस्तों, ये जो है ग्राम विकास और पंचायती राज के विभाग के लिए होती है। इसमें कुल बात करें कुल पदों की संख्या तो 850 पद है, जिसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र है 683 और टीएसपी क्षेत्र के है 167 पद। दोस्तों, आवेदन के लिए हमें समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा में योग्य होना चाहिए, साथ में ही स्नातक डिग्री अपने पास होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे पास जो निर्देश दे रखे हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। पहला है ग्राम विकास एवं पंचायती विभाग की अधिसूचना दिनांक 4/9/2023 के क्रम में ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा राजस्थानी पंचायती अधिनियम 1996 को समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। सीईटी 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परिणाम 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। सीईटी 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे विद्यार्थी जो ग्राम विकास अधिकारी की योग्यता रखते हैं आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ इतनी बड़ी बात में यही है कि आपके पास सीईटी 2025 क्लियर होनी चाहिए। साथ में हमारे पास बात करें तो आवेदन भरते समय आपको स्पेशल जो ध्यान देना है वो जिलों की प्राथमिकता पर ध्यान देना है, वो ध्यान पूर्वक भरे, क्योंकि बोर्ड ने यह साफ कहा है कि इसमें बाद में संशोधन नहीं होगा। अगर आपने गलत सूचना और अपूर्ण आवेदन दिया है तो वो भी आप बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। अब आवेदन की प्रक्रिया देखते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, दो तरीके हैं। आप http://rssmb.rajasthan.government.in लिंक पर क्लिक करके भी आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा आप अपना एसएसओ आईडी के थ्रू उसमें आप जब सिटीजन ऐप में जाओगे तो वहां पे अप्लाई नाउ पे जाओगे तो वहां रिक्रूटमेंट पोर्टल में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अभी तक नहीं किया है तो वो पहले आप कर दें। उसके बाद में बात करें तो इसमें क्या क्या है। सीईटी ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ये बार बार बोला गया है। साथ में आपको नई से नई लगभग 1 माह से अधिक पुरानी नहीं हो ऐसी फोटो अपलोड करनी है जो साफ दिखाई दे। दोस्तों, इसके साथ हम बात करें तो आपको स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि आदि को प्रकाशित करने वाली, सत्यापित करने वाली कोई दोस्तों, इसके लिए हमारे पास मूल प्रमाण पत्र का विकल्प है या 10वीं बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। ये आपके पास दस्तावेज के लिए पूछा गया है। और एक बार अगर आपने पंजीयन शुल्क जमा कराने तो अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, ये केवल आपको जो फॉर्म भरने जा रहे हो उसके पैसे आपको आरएसएसएमबी साइट से ही या एसएसओ के माध्यम से ही भरना है, अन्य किसी भी पोर्टल के माध्यम से ये नहीं भरना है। देखो दोस्तों, स्वयं की एसएसओ आईडी से ही भरना है, दूसरों की आईडी से भरा हुआ आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। साथ में आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदक पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन आईडी आपको नहीं मिली हुई है तो ये आपका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों, विद्यार्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं शिकायतों के लिए आप टोल फ्री नंबर 181 पे कॉल करके भी पूछ सकते हो कि क्या हो सकती है क्या नहीं। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो एक बार फॉर्म जो भरा जाता है उसका जो फॉर्म फीस है वो आपको मैं बता दूं ओटीआर की, तो सामान्य वर्ग और क्रिमिनल ओबीसी के लिए है 600 रुपए, नॉन क्रिमिनल ओबीसी और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 400 रुपए और समस्त दिव्यांग जन आवेदन और एसटी एससी वालों के लिए भी है 400 रुपए। तो ये आपका ओटीआर की फीस है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, आपको देनी है। दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें अगर मोटी मोटी बातों में, तो हमारे पास अब है कि हमारे जो
किस प्रकार वर्गों का आरक्षण है, किस जिले में कितने पोस्टें खाली है, किसकी है, तो वो यहाँ पे दी गई है। जैसे जयपुर जिला में, अजमेर जिले में और विभिन्न जिलों में यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस प्रकार से पोस्टें कितनी खाली है। सामान्य की, ओबीसी की, अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, सबकी इसमें आपको डिफाइन कर रखी है। साथ में क्षैतिज आरक्षण का भी इसमें है दोस्तों, तो वो भी आपको पहले से ही बता दिया है कि किसको कितना मिलने वाला है, ताकि होने के बाद, एग्जाम होने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है, यही अपने पास गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए बता रखा है, तो ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए है दोस्तों। अब महिला भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल होगा। ये राजस्थान कर्मचारी आयोग ने पहले से ही आपको बता दिया है दोस्तों। इसके साथ में बता दूं आपको कि पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राजस्थान कर्मचारी बोर्ड और राजस्थान सरकार के पास है दोस्तों। ये बाद में आपकी जो संख्या है वो बढ़ाई या कम की जा सकती है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो 13/1/2016 के अनुसार महिलाएं हेतु 30% आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा कोटा के होते हैं और 2% परित्यक्ता या विच्छिन्न महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं दोस्तों। साथ में बता दूं आपको, पात्र और उपयुक्त महिला अभ्यर्थी जो है, तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध ना हो तो आरक्षित रीत्या उस वर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि खाली रही जाएगी। अगर जो ऊपर आपको आरक्षण दे रखा है उसमें प्रयुक्त नहीं हो पाती है, अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो पुरुषों द्वारा वो भर दी जाती है। नेक्स्ट की बात करें, इंपोर्टेंट चीज की बात करें दोस्तों, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए है तो आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व आमेलन नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7/12/2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्ग अनुसार क्षैतिज होगा, यानी आपको हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, यदि किसी पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा अर्हित करने के लिए प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किए गए हो, तो 5% या भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में 5% अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित जो भी उच्चतम हो शिथिलताकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। अगर हमें, जैसे दोस्तों मैं बता दूं आपको, 40% अंक लाना जरूरी होता है, तो भूतपूर्व सैनिकों को 35% अंक लाना जरूरी होगा। आगे बात करें उत्कृष्ट खिलाड़ी की, तो उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21/11/2019 के अनुसार उक्त पदों में 2% आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, ये मेडल के अनुसार है कि आपने कौन कौन से अधिक नियम है जिनके अनुसार आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूल्स के अकॉर्डिंग आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण पत्र, मिसमैच खेल प्रमाण पत्र की सूचना को मान्यता नहीं है दोस्तों। दिव्यांगजनों के लिए है कि उनका आरक्षण कब मान्य होगा, जब 1 लाख परमानेंट फिजिकल हो जिससे 40% से 70% हो, परमानेंट विजुअल इंप्लेसमेंट हो 40% से 50%, परमानेंट हियरिंग इंप्लीमेंट हो 40 से 70% इन वास्ट ईयर, और बोनापन, एसिड पीड़ित, ये सभी चीजों को निःशक्त या दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इन्हीं की, तो दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। आवेदन भरने में भरे दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा अपात्र घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें, वेतमान की बात करें, तो पे लेवल 6 डे होगा जिसमें आपको 26,000 रुपए के समथिंग आपको मिलने वाले हैं, साथ में भत्ते मिलने वाले हैं दोस्तों। लेकिन वो कब मिलेंगे, परीक्षा प्रशिक्षु ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियमित परिसारमिक ऐसी दरों पर नियत किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। तो दोस्तों आपका प्रोबेशन जो काल है उसमें सरकार द्वारा नियत
जो मासिक वेतन है वही दिया जाएगा। उसके बाद 2 साल की अवधि के बाद आपको पे मैट्रिक 6 लेवल पे आपको सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट है पात्रता की, तो स्नातक स्नातक परीक्षा रास्ता भारत सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता होनी चाहिए। साथ में आपके पास किसी भी कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। ये सब कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए है कि आपके पास कोई भी ओ लेवल हो, कोपा हो, डीपीएस हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो या आरएससीआईटी कोर्स हो, लेकिन आपको ये देना होगा। साथ में आपको हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी आना चाहिए। ये आपकी योग्यता है दोस्तों। सीटी 2024 क्लियर होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं तो हमें जब आवेदन की कौन कौन भर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष के अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड किए जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी है। आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें राष्ट्रीयता, तो भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो या ऐसी तिब्बती शरणार्थी जो 1/1/2062 से पहले 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने पर विचार किया हो, ये अपने पास राष्ट्रीयता होनी चाहिए। साथ में हमारे पास आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष से नीचे तक का युवा हो। 18 से 40 वर्ष वाले इसको भर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दो बता दो दोस्तों कि ग्राम विकास अधिकारी का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये आपको स्पेशल है दोस्तों। साथ में आपको मैं बता दूं और स्पेशल जो है दोस्तों अपने पास काम की चीज है वो परीक्षा आयोजन की बात हो तो 31 अगस्त 2025 को ऑफलाइन और मार्कशीट द्वारा आधारित परीक्षा का आयोजन करवाना जाना प्रस्तावित है दोस्तों। संभावित तिथि आपको पहले ही आरएसएसएमबी ने दे दी है। और अगर बात करें कि नियुक्ति की अयोग्यता क्या होगी, अगर आपको फॉर्म नहीं भरना है तो वो उसके अयोग्य घोषित हो सकते हो। वो कारण क्या है, किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो के लिए चयनित किए जाने या नियुक्त के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जिसकी शादी हो चुकी हो, दोबारा हो गई हो तो वो भी नहीं माना जाएगा। ऐसी महिला भी है जिसकी यही कंडीशन जो ऊपर वाली है वो ये इसके लिए भी होगी। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। साथ में 2 से अधिक संतान वाले भी इसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों। प्रस्ताव के केवल एक ही संतान है किंतु 50 वर्ष किसी एकल प्रस्ताव में एक से अधिक यानी जुड़वा बच्चे होने की कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये कंडीशंस है कुछ ऐसी आवेदन बनने की। और साथ में आपको फोटोग्राफ की बात करें तो आवेदक का नवीनतम फोटो होना चाहिए, 1 मार्च से पुराना नहीं होना चाहिए। और साथ में हमारे पास किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो फोटो जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। जेपीजी कंडीशन में आप इसको मेगापिक्सल में भी डाल सकते हो। 50 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में अगर हस्ताक्षर की बात करें दोस्तों तो हस्ताक्षर भी आपको सफेद पन्ने में 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या नीले पेन से हस्ताक्षर करके अपलोड करने हैं दोस्तों। इमेज साइज की बात करें तो वही कंडीशन यहाँ है कि 20 केबी से 50 केबी तक ही इसकी साइज होनी चाहिए। 50 केबी से ज्यादा हस्ताक्षर की साइज नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हमारा जो बेसिक है वो हमने बता दिया है। ऑनलाइन संशोधन की बात करें दोस्तों तो आप 300 रुपए देकर, निर्धारित शुल्क 300 रुपए देकर ऑनलाइन संशोधन कर सकते हो। और ये जो एग्जाम होती है उससे 1 महीने पूर्व या 7 दिन पूर्व आपको ऑनलाइन सुविधा देने की बात की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा विस्तृत विज्ञापन अपने पढ़ लिया है, इसके बारे में जानकारी ले ली है और सिलेबस आपको मैंने पहले ही अपने वीडियो में बता दिया। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा हमारे पास कि फॉर्म कैसे भरे जाए और हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।